All right, we'll continue with the Indian Contract Act for the preliminary examination. We had completed from section 2A ICA to almost 2D we had touched. And जब हमने 2A to 2D किया तो हमने इसमें कुछ terms में clarity ली, that is proposal, that is acceptance. Then हमने उसको connect किया proposal को with different kinds of proposals, invitation to proposals, acceptance को section 7 के साथ हमने उसको समझा. And also we connected section 4(3), that is कि proposal and acceptance दोनों के लिए communication जो है necessary है. Now, in your Indian Contract Act, the rules related to communication are only correspondence rules or postal rules. But we don't have instantaneous rules. And वहाँ पे मैंने आपको जो है instantaneous rules के regarding, I gave you a very important case law with respect to instantaneous rules. That was Bhagwan Das versus Girdhari Das. ठीक है. और उस केस में हमने देखा कि जहाँ पे कम्युनिकेशन, जिस जगह में कम्युनिकेशन दी गई है, that is not the place of contract, but the place of contract is where the communication is heard and received. ठीक है. The principle followed here in this group, in this case by Justice Shah was, in Torres का ये आपका केस था, उस प्रिंसिपल को, that's an English case law, उस प्रिंसिपल को कोर्ट ने यहाँ पे फॉलो किया है, जस्टिस शाह ने फॉलो किया है विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन. सो इंस्टेंटेनियस रूल से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है. इंटर प्रेजेंटिस रूल्स जिसको हम कहते हैं, वहां से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया है, पोस्टल रूल्स दिए हैं. और दूसरा एरिया जो है वो जो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम इंग्लिश लॉ. उसमें आपका हाउस होल्ड कैरियज का केस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, क्योंकि इंडिया में एज पर पोस्टल रूल्स एंड इंस्टेंटेनियस रूल्स दोनों पार्टीज एट डिफरेंट टाइम बाउंड हो रही है. ये मैं आपका सेक्शन 4 जो कम्युनिकेशन के रूल्स हैं उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो इन सेक्शन 4 में सिर्फ हमारे को जो है क्या दिया हुआ है, पोस्टल रूल्स, इंस्टेंटेनियस रूल्स. सो पोस्टल रूल्स और इंस्टेंटेनियस रूल्स इंडियन लॉ में दोनों पार्टीज, ये दोनों में अलग अलग टाइम पे पार्टीज बाउंड हो रही है. बट इंग्लिश लॉ में दोनों पार्टीज जो है एक ही टाइम पे बाउंड होती है. वहां पे देयर इज वन रूल फॉर बोथ द पार्टीज. ठीक है, एज पर इंग्लिश लॉ. सो वो वहां पे कहाँ ब्रीफ किया हुआ है, हाउस होल्ड कैरियज का जो केस है, दैट यू शुड नो. सो सेक्शन 4 एक तो आपका इंस्टेंटेनियस रूल्स विच इज बियॉन्ड द बेयर एक्ट, एंड इसके ऊपर आपका इंग्लिश लॉ, दैट ऑल्सो यू शुड हैव क्लैरिटी ऑन. सो टिल हियर इज एवरीबडी क्लियर? If you have any questions, please ask, then I'll go ahead. All right. Then 2D consideration also, like I was connecting some dots, like, we completed 2D essentials. I took you to section 10, and then I took you to section 10 में मैंने आपको बताया consideration should be lawful. Then I took you to section 25, ठीक है, that every agreement should have a consideration, because an agreement without consideration is void, nudum pactum जिसको हम कहते हैं. ठीक है. And also I stated that consideration should be lawful. So consideration should be lawful, that is your section 23. Section 23. But अगर आप उस section 23 के time पे जो है, we got disconnected because of the glitch in my internet and the electricity thing. So 23, I want all of you to please have a look at section 23. It says what consideration and objects are lawful and what not. इसमें आपका forbidden by law, is of nature, permitted, would defeat the provisions involved. इसमें जो आपका सबसे last clause है, court regards as immoral and opposed to public policy. This is very important for your examination point of view. And यहाँ पे देखो, मेरे को लगता है एक चीज इमोरल है, बट जरूरी नहीं है कि कोर्ट को लगे कि वो इमोरल है. सो यहाँ पे इट हैज टू बी इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोर्ट रिगार्ड्स, एंड नाउ व्हाट इज इमोरलिटी एंड व्हाट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी, यहाँ पे वो आपको जो जस्टिस बोरो ने एक स्टेटमेंट दिया है, दैट पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हॉर्स, if not tamed properly, may cause the fall of the rider. ठीक है, that concept and public policy को जो हम interpretation देते हैं, do we give it a wide interpretation or a liberal interpretation या फिर strict interpretation? How do we interpret this public policy? Contracts
Yes, are they against, or is the object or the consideration? Not at all, beta Priya. Not strict interpretation. Why? What is the logic? Anybody? पब्लिक पॉलिसी को हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं फिर लिबरल. शी सेड लिबरल बट वी गिव इट अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन. व्हाई डू वी हैव टू गिव अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है नैरो इंटरप्रिटेशन. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक कि हम क्यों उसको, क्यों हमने, मैंने क्यों प्रिया को कहा कि नहीं बेटा वाइड नहीं है, वी हैव टू गिव इट अ स्ट्रिक्ट, बिकॉज रटना नहीं है. अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सी बेटा, let's say A and B, they enter into a contract. Okay, let's say A and B, they enter into a contract. ठीक है? And now B commits a breach. This is, I'm explaining you the logic कि क्यों हम एक particular चीज को नैरो, या फिर हम कैसे डिसाइफर करते हैं कि नैरो इंटरप्रिटेशन देना है या स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देना है. ठीक है? So if B commits a breach, in that case, who is the aggrieved party, beta? Who is the aggrieved party? मिस्टर ए. ये अग्रीव्ड है? यस, एब्सोल्युटली ये अग्रीव्ड है. अब ये जो ए है, ही विल फाइल अ सूट अगेंस्ट बी, ए वर्सेस बी, एंड ही विल आस्क फॉर द रिलीफ अंडर आईसीए. यही होगा ना? बट ये जो आपका सेक्शन 23 है तो डिफेंसेस है ना एक तरीके के. बी कहेगा कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ये तो भैया अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी था. और अगर कोर्ट ने एक लिबरल इंटरप्रिटेशन दी तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट विल बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. और अगर हर एक कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा तो फिर एग्जीक्यूशन किस चीज का होगा, और अग्रीव्ड पार्टीज को रिलीफ कभी मिलेगा ही नहीं. सो देयरफॉर वी डोंट हैव, डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक प्रिया? So therefore, we will not give public policy or immorality a very wide or a liberal interpretation. Okay? We are going to restrict it. We are going to restrict it so that the contracts can be enforced, and also the aggrieved party can get the the adequate relief. Did you understand? So a narrow interpretation. And हमेशा जो general provision होता है उसको हम हमेशा wide interpretation देते हैं. प्रोवाइजोस को हमेशा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं. और ये जो सेक्शन 23 है, ये इट इज इन अ फॉर्म ऑफ डिफेंस. दीज आर ऑल डिफेंसेस, all right. So public policy, that is very important, the last one. And in each of these cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. Underline. जहां पे भी consideration is unlawful, आप प्लीज वहां पे अंडरलाइन कर दो it will be void where the consideration or the object is unlawful. So void is not under section 10. अगर आपका consideration is unlawful or the object is unlawful, then the agreement is void under, आपको option दिया होगा section 10, section 25, section 23. So it is void under section 23. You have to remember. ठीक है? All right. Agreement, which has a unlawful consideration or an unlawful object is not a contract. Now I'm saying is not a contract. Under which section? Section 10, section 23, section 25. Agreement with an unlawful object. Agreement with an unlawful consideration is not a contract. Not a contract, we'll mark section 10. So you have to be very, you have to be very particular with the marginal headings, beta. So if you look at section 10, वहां पे क्या लिखा है? Agreement not a contract. और यहाँ पे क्या लिखा है? Agreement is said to be every agreement of which the object of considered unlawful is void under section this thing. Okay, 23. Then coming to section 24, again you can mark it for pre because we tend to skip these sections. Agreement void if consideration and objects are unlawful in part. So if any part of a single consideration or one more or objects of any one or more part of any several consideration for a single object is unlawful, the agreement is void. So where you cannot sever, अगर एक contract है, एक agreement है, और उसमें जो उसका ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल इन पार्ट है, पूरा अनलॉफुल नहीं है, बट इट इज अनलॉफुल इन पार्ट. इन दैट केस वी रिगार्ड दैट द एंटायर एग्रीमेंट इज वॉइड. और अभी जो इसमें यहाँ पे मैंने कुछ लेटेस्ट कुछ डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू ब्लू पेंसिल रूल, उसको भी एक बार ही देख लेना. एचपी वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बट देन यस, एज पर द जुडिशरी I want you should see the blue pencil rule here also. Blue pencil rule. So ये आपने एक चीज क्या याद रखनी है? 24 का मार्जिनल हेडिंग, अग्रीमेंट्स वॉइड इफ अब देखो, अगर आपको प्री में क्वेश्चन आता है अग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल,
तो आपके माइंड में सबसे पहला सेक्शन जो है सेक्शन 23 ही क्लिक करेगा. Are you understanding? Because can you see? It says agreement void if consideration and object is unlawful, but if it is in part, and if it cannot be severed, they cannot be separated. मतलब जो अनलॉफुल पार्ट है और जो लॉफुल पार्ट है उसको हम अलग नहीं कर सकते, तो वो void होगा 24 के अंदर. और इसी के साथ अगर आप सेक्शन 57 एंड 58 भी देखें साथ में बेटा, सेक्शन 57 एंड 58, इफ यू सी, 57 बोलता है reciprocal promise to do things legal and also other things illegal, where persons reciprocally promise firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do some things which are illegal. The first set of promises is a contract, but second is a void agreement. And then if you see your section 58 alternative promise, you know ये जो आपकी reciprocal promise है ये क्या बनती है? Reciprocal promises are consideration for each other ना. I promise to give you my pen, you promise to purchase my pen, so they are promises ना, and these reciprocal promises are consideration. So 57 क्या बोल रहे हैं? दो promises है जो कि consideration है, ठीक है, बट वहां पे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं. वन पार्ट इज लॉफुल, अदर पार्ट इज अनलॉफुल, तो अनलॉफुल वाला void होगा. और 58 कहता है ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस है, one branch being illegal. In case of an alternative promise, one branch is illegal and others, the legal branch alone can be enforced. The legal branch only can be enforced. ठीक है? So please remember the marginal headings and be very particular about what is being asked in the exam. क्योंकि जो आपका section 58 है वो क्या बात कर रहा है? One agreement but alternative consideration. Section 57 बोल रहा है one agreement but two promises, one promise legal, other promise illegal. And section 28, 24 बोलता है कि पूरा का पूरा agreement ही void है अगर even if it is unlawful in part. Why it is void? Because of it cannot be severed. And one that additional point that I gave you here is blue pencil rule. And apart from it, please also go through the illustrations which are appended to section 23, 24, 57, and 58. Is everybody clear with the consideration part under section 2D? Ma'am, Yes. ma'am, in consideration, this nudum pactum which you said comes under which section? 25 में आएगा. एक second बेटा, I can't hear you. हाँ जी, आप बोलो मालवी. Nudum pactum is part of section 25? 25. Okay, ठीक है, ma'am. और मैंने 25 में explanations भी कहा था important है, advocacy. Yeah, yeah. Advocate. And ठीक. the blue pencil rule will come under section 24. 24. Okay, ma'am. Yes. And ma'am, the standard form of contracts come वो under अलग से section टॉपिक, 23? वो सब सेपरेट टॉपिक, वो सेपरेट Okay, टॉपिक, वो मैं not a 2H के part साथ. of consideration. Okay. Okay. Coming to now 2E, every promise and every set of promise, ये आपने सिर्फ agreement, ठीक है, every promise and every set of promise is an agreement. आप देखो मैंने कैसे पढ़ा, this is how you have to read the Bare Act. Every promise and every set of promise is an, because उसके पास comma ना, comma to comma छोड़ दो, is an agreement forming consideration for each other. ठीक है? So you can just underline agreement कहाँ पे defined है 2E में. Promises which form the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises. Again, just the provision 2E, 2F, 2G. An agreement not enforceable by law is said to be void. Not enforceable by law. Void agreement और illegal agreement में कोई difference है? Void agreement और illegal agreement में कोई difference है? Are they same? What is the difference? What do you mean by not enforceable? All void agreements are like, they are a subset of each other. Void agreement and void contract are same? What is void is non-enforceable, and so is what is illegal. However, what is illegal is also punishable. But every void Yes, it is agreement not enforceable as well as punishable. Very good. So void agreement is not punishable, but illegal agreements are punishable, right? And also, is there any difference between void agreement and void contract? Yes. void agreement is void ab initio, and void contract is which has subsequently become void. Exactly. So you have to be careful in the exam कि क्या पूछा गया है. अगर void agreement पूछा गया है तो 2G आप आंसर करेंगे, ठीक है, और अगर void contract पूछा गया है तो 2J आंसर करेंगे.
Be all very careful. illegal contracts are void, but all void contracts are not illegal. Yes, and this classification, this differentiation is only for civil law. English, आपका criminal law में हम void and illegal can be swapped like they're same. ठीक है? Good. All right. Okay. So then coming to agreement enforceable by law is a contract agreement enforceable by law. अब enforceable by law कौन सा agreement enforceable होगा? Section 10. And जब enforceable होगा तो सबसे best method of discharging the contract is given to you under Section 37. That is, both the parties should be performing their respective promises. ठीक है? An agreement enforceable by law. Enforceable by law, that means Section 10. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the other party thereto, but not at the option of other or other is voidable contract. Underline karo, voidable contract, not voidable agreement. Voidable. So you have to be very careful what is again being asked. Agreement ki contract. So I'm reiterating, where is contract defined to H, where agreement is defined, where contract is defined to H, agreement not enforceable by law, void agreement is 2G, and void contract is 2J. Void contract is 2J. All right. All right. Okay. Now from here, I'll take you to, so section 3, I think you can skip for the preliminary. Section 4, very important. I've also asked कि आप इसमें please पढ़ो. इसमें place of contract, instantaneous rules, postal rules, all you should know. Revocation में आपका illustrations important है. रेवोकेशन में आपने एक और चीज आपने याद रखनी है. क्या याद रखनी है कि देखो बेटा, जो आपको सेक्शन 5 के अंदर जो रूल्स दिए हैं ना, वो क्या रूल्स दिए कि जब प्रपोजर ने अपना लेटर ऑफ ऑफर भेजा है एक्सेप्टर को, मतलब प्रोमिसी को, और जब एक्सेप्टर ने उस लेटर ऑफ प्रपोजर को जैसे ट्रांजिट में डाल दिया, उसके पहले वो रिवोक कर सकता है. कौन? प्रोमिसर रिवोक कर सकता है. कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक उसने ट्रांजिट में नहीं डाला है. और एक्सेप्टर जो है वो रिवोक कर सकता है जब तक प्रपोजर को उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की नॉलेज नहीं होती. आई थिंक ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. बट यहाँ पे कुछ अगर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जो ऑफरर है, अगर उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ रेवोकेशन दोनों एक ही साथ मिलते हैं, then what would prevail? Whether it will be revocation or whether the acceptor would be bound by the contract. If both the letters he receives at one point of time, Revocation will prevail. revocation will prevail. Where is it given? Where is it given? Yes. Why revocation will prevail? See beta, ये जो आपका illustration है, please go and see your illustration. It says A proposes by letter sent by post to sell his house to B. B accepts the proposal by letter sent by post. A may revoke his proposal at any time before तो वो कर सकता है. फिर वहां लिखा है or at the moment, underline, at the moment when B posts his letter of acceptance but not. So that's the jurisprudential expression which says that even at the moment he can revoke. Very good, Malavi, that yes, revocation would, because you don't intend na, and intention होना चाहिए to enter into a contract. But आपकी अगर intention ही नहीं है, आपने revocation का letter भेज दिया, letter of acceptance दोनों साथ में पहुंचे, it will be revocation. ठीक है? Alright, तो आगे उसके देखो next क्या लिखा है. B may revoke his acceptance, underline may revoke, at any time before or at the moment when the letter communicating. So अब at the moment main section में नहीं है, illustration में है. Illustrations are always part of the main section. ठीक है? Reaches A but not afterwards. All right. Revocation, how made, this you should read for pre. Even कभी-कभी कुछ states में आपको mains में भी आ सकता है. I'm not talking about HP, but कैसे revocation होती है? By the communication of notice, by the lapse of time, reasonable time, fulfill a condition. तो ये आपको जो है by death, especially clause 4, सेक्शन 6 क्लॉज 4, प्लीज उसको मार्क कर लो. सेक्शन 7 एब्सोल्यूट मिरर रूल मैंने बताया था. सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में आप यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर को अंडरलाइन कर दो, और यूजुअल एंड रीजनेबल, उसके बाद प्रपोजर मे को अंडरलाइन कर दो, जो उसके नीचे सेकंड पार्ट दिया हुआ है, रीजनेबल टाइम, और इंसिस्ट को सर्कल कर दो. इंसिस्ट को क्वेश्चन नहीं आएगा, बट सेक्शन 7 का जो मैंने क्लॉज 2 जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मार्क करवाए उसको अब एक बारी पढ़ लेना अच्छे से बेटा. एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग, ये आपका जनरल जो आपका ऑफर होता है, जनरल ऑफर, उसमें जो एक्सेप्टेंस है वो हम एक्सेप्टेंस कैसे देते हैं? वी गिव एक्सेप्टेंस बाय
fulfilling the condition. So इसे performance of the conditions of a proposal is an acceptance of the proposal. Okay, so I'm reading again. 8 को मैंने कैसे पढ़ा? Performance of the condition. जैसे आप condition से Mrs. Carlyle ने वो smoke ball जो है she bought them, she used them as per the prescribed period, और जैसे जैसे prescription में दिया था उसने उसको use किया. So जब उसने वो उनको use किया, she fulfilled the conditions of the proposal. That's a valid acceptance. ठीक है. Then promise express and implied. ठीक है, ये भी आप mark कर लो section. ठीक है, in so far as the proposal or acceptance of any promises made in words, the promise is said to be expressed. Just for the जो promises हैं, they can be either expressed or they can be implied. 10, जैसे मैंने आपको बताया marginal heading, what agreements are contract, इसमें आपको पता है competent होनी चाहिए party, lawful consideration, lawful object, hereby expressly declared to be void, that is section 26 to 30. Then who is a competent to contract, इसमें आपका मोहरी बीबी का केस है, इसमें आपको एक restitution और restitution का आपको जो concept है, that you should know with respect to who are competent to contract. Competent to contract में आपने 3 चीजें, major, sound mind, disqualified by law. और जहाँ पे minors contract enter करते हैं, तो general rule है void. Sometimes it can be even valid and enforceable, and sometimes it can be voidable. Again, I'm repeating, an agreement with the minor. General rule क्या है? Void है. Because minors and people of unsound mind are jealously protected by law under section 11. This is what we see. ठीक है? But sometimes an agreement with the minor may also be valid and voidable. ठीक है, अब ये अग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड कहाँ दिया है? कोई भी प्रोविजन नहीं है आईसीए में जहां दिया है. दिस वी गेट इट फ्रॉम मोहरी बीबी केस. एंड मोहरी बीबी से पहले अगर हम टाइमलाइन देखें, मोहरी बीबी लैंडमार्क इसीलिए क्योंकि वहां से आपका अग्रीमेंट विद द माइनर वॉइड हो गया, उससे पहले इट वाज वॉइडेबल. ठीक है, ऑलराइट. एंड सो सेक्शन 11, एंड जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जहां पे माइनर के बेनिफिट तभी होगा, कब बेनिफिट होगा? जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हो, तो उस केस में हम उसको, बट वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है प्री के लिए, उस एरिया से आई डोंट थिंक सो यू कैन गेट एनी क्वेश्चन. ठीक है, बट आपने याद रखना है कि अग्रीमेंट विद द माइनर जो कॉन्सेप्ट है वो मोहरी बीबी के केस से आए. 12 में आपको वो इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो आपने बस इसमें अंडरलाइन कर दो एट द टाइम, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. Maybe you are insane, but at the time of contracting you were sane because of the lucid intervals. तो वो contract valid and enforceable. ठीक है, so at the time को circle when he makes it incapable of understanding, और उसके बाद and को circle कर दो rational judgment. और फिर para 2 में usually of unsound mind, ये lucid intervals की बात कर रहे हैं. ठीक है, para 2 and para, so that is explaining the first para only. Okay, then coming to consent, section 13, 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. So consensus ad idem, ठीक है, agree on the same thing in the same sense. But if you don't agree on the same thing in the same sense, in that case देखो बेटा, अगर मैं कहती हूँ कि I want to sell my, let's say George, ठीक है, George is name of my horse and George is name of my dog as well. But आगे वाले ने घोड़ा खरीदना है, ठीक है ना, and he says okay I accept your, yes that's what now here you have to differentiate. Okay, I've seen your past year's papers जहाँ पे section 13 and 21 20 जितने आपके mistake के sections है ना, उसमें थोड़ा सा जो है आपको question पूछ लेते हैं. section 20 21, ठीक है. स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द डिटेल्ड दिस थिंग, वहां पे मैंने एक एरिया है जहाँ पे मैंने आपको कुछ एक प्री का क्वेश्चन एचपी का पास्ट ईयर का दिया भी हुआ है. मे बी इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन आई कम आई कैन आल्सो गिव इट टू ऑल ऑफ यू आल्सो. सो यहाँ पे जैसे अभी प्रिया ने लिखा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अब ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है प्रिया, ठीक है ना. एक आपका कॉन्सेप्ट होता है मिस्टेक निगेट्स कंसेंट, और एक होता है मिस्टेक नलिफाइज कंसेंट. तो आप प्लीज समझिए, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ कि ए ने अपना एक हॉर्स और एक डॉग, दोनों का नाम जॉर्ज है, और बी जो है यहाँ पे कहता है कि मुझे आपका जॉर्ज खरीदना है. तो यहाँ पे ना, एंड ये जो जॉर्ज है he is thinking that he wants to buy the horse and he is thinking I want to sell my dog. तो ये मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे क्या है? कंसेंसस ही नहीं, मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं है ना. यहाँ पे देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड राइट एट द इंसेप्शन. जो मिस्टेक है यहाँ पे, तो मुल्ला सेज यहाँ पे देर इज नो मिस्टेक, बट यहाँ पे हम क्या कहते हैं? मिस्टेक निगेट्स कंसेंट. निगेट्स कंसेंट मतलब यहाँ पे आपका अग्रीमेंट ही नहीं बना. देर इज नो अग्रीमेंट. जब अग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, अग्रीमेंट बनने के बाद मिस्टेक हो सकती है.
अग्रीमेंट बनने के बाद मिस्टेक हो सकती है, तो वो एरिया आपका सेक्शन 20 के अंदर आ जाएगा ना। इफ यू सी सेक्शन 20 को 13 के साथ अगर हम देखें, agreement void when both parties are under mistake. See, agreement void, that means agreement तो बना ना वहां पर, they agreed, I agreed to sell you my house, you also agreed to purchase my house, you also agreed to purchase my house, but I agreed to sell you my house, only the house, but you agreed to purchase my house along with the outhouse. You understand? Or I agreed to sell my house in Shimla, but you thought or you agreed to purchase my house in Delhi because I have two houses. One is in Shimla, one is in Delhi. Right? So agreement तो बन रहा है 20 के अंदर. Agreement जहां पे word लिखा है, I mean consensus ad idem तो है. Consensus ad idem है, but वहां पे both the parties are under mistake. And this is mistake of fact now. Now, what is the mistake of fact here? The fact is which house? The house in Shimla or the house in Delhi? The horse, I have two horses. Which horse? Which horse? ठीक है? So mistake of fact is there. It's a bilateral mistake, but there existed an agreement. But यहाँ पे तो agreement ही exist नहीं कर रहा है, because यहाँ पे consensus ad idem is missing. Are you all clear with this part? Consensus ad idem is missing. ठीक है? All right. Then we come on to the section 14. Beta, free consent defined. Consent is said to be free when it is not caused by. So यहाँ पे not caused by all these other vitiating elements, and ये जो vitiating elements हैं इनका बेटा effect होना चाहिए. मतलब even if I tried to deceive Malavi, but she did not get deceived. Then and she entered into a contract. And later on, can she ask that, can she avoid the contract on the ground of fraud? No. Because though I practiced deception, but she did not get defrauded. I practiced coercion, but she did not get, coerced. I practiced undue influence, but so basically वहां पे causation होना चाहिए. ठीक है? And these are the vitiating elements जिसकी वजह से जो आपको 1, 2, 3, 4 में दिया उसको avoidable effect है, और वो कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 19 एंड 19A में, एंड सेक्शन जो आपका 14 क्लॉज 5 है वहां पे द अग्रीमेंट वुड बी वॉइड. ठीक है? कोवर्जन डिफाइंड, ये आपको सेक्शन वाइज पता होना चाहिए. 15 में कोवर्जन है. कोवर्जन बेसिकली इट इज अ फिजिकल फोर्स. यहाँ से अगर ज्यादा से ज्यादा एक अगर क्वेश्चन बन सकता है वो क्या हो सकता है बेटा कि जो एक्ट है दैट इज फोरबिडन बाय आईपीसी, दैट्स द बिगेस्ट लैक्यूना ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है? एक्ट नॉट फोरबिडन बाय लॉ बट एक्ट फोरबिडन बाय आईपीसी. ठीक है? इसके बाद आप इसकी इलस्ट्रेशंस दे सकते हो, और यहाँ पे फिजिकल फोर्स यूज होता है, दैट इज अगेंस्ट पर्सन, और इट कैन ऑल्सो बी अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी. सो यू कैन अंडरलाइन प्रॉपर्टी एज वेल. ठीक है? अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑल्सो, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल फोर्स यूज होता है, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप अंडरलाइन कीजिए रिलेशंस सबसिस्टिंग, देयर हैज टू बी अ रिलेशन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट. So that means the other agreements are obrima fides, agreements of utmost good faith, fiduciary relationship होता है. और एक पार्टी जो है he is in the position to dominate the will, and तो वहां पे एक पार्टी जो है सिर्फ अगर एक पोजीशन में है to dominate the will, but if he does not use that position, underline the term uses the position to obtain an unfair advantage of the other, in that case undue influence नहीं होगा. So undue influence के अंदर ये essentials हैं कि एक पार्टी जो है he is in the position to dominate the will, वो कौन होगा? डिफेंडेंट. ठीक है? और डिफेंडेंट ने उस पोजीशन को यूज किया है. ठीक है? ऑलराइट. टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, to enter into a contract in particular and without prejudice to generality of the foregoing, it is deemed to be in position. आप dominate the will of another, ये आपको आगे clause A and clause B में आपको बताया कि who is in a dominating position. Who is in a dominating position? A person who has a real or an apparent authority or fiduciary relationship, temporarily and permanently affected by reason of age, illness, mental or bodily distress. So यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? Weak mind के. A contract with the person of a weak mind is voidable, but a contract with the person of an unsound mind is void. Again, yes, unsound mind के साथ तो void है, but ये weak mind है. अब इसमें एग्जाम में आपका जो subsection 3 है वो important है, because this is talking about shifting BOP. This you should know, because जितने भी और vitiating elements हैं उसमें burden of proof is on the party who is alleging it, that is the person, कौन? The plaintiff. But यहाँ पे the BOP will shift on the person
टू प्रूव द अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के जो एसेंशियल्स हैं वो डिफेंडेंट प्रूव करेगा। सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना है कि जो डिफेंडेंट है वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है और उसने एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज इन द dominating the will of the another, when he is in such a position, he just have to prove that। उसके बाद जो UI है, undue influence है, the BOP will shift on to the other party। This is important for your exam, so please have a look at subsection 3. It says, where a person who is in a position to dominate the will of another enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable, unreasonable, the BOP that such contract was induced by undue influence shall be upon the person in a position to dominate, that is the defendant। So BOP shifts, okay। All right, then इसमें आपकी illustrations भी important है, inequality of bargaining, सारी illustrations you should go through once, you know। Then section 17 fraud, बेटा fraud जो है यहाँ पे इसकी illustration D तो देख लेना आप अच्छे से। फ्रॉड आपका यहाँ पे डिफाइंड है, आपके क्लॉज 1 2 3 4 5 जो है ये आपके सारे टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रॉड है वो क्या है, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ विच who does not believe it to be true। So मुझे पता है कि ये चीज सच नहीं है, मुझे पता है कि ओरिजिनल एप्पल नहीं है, बट मैं आगे वाले को कहती हूँ ओरिजिनल एप्पल है, ये this pen is original apple। I know it's not an original Nike, but I say that it is an original Nike and you believe that it is an original Nike and you contract। In that case it is active concealment, and not active concealment, but यहाँ पे active concealment second clause में आएगा, but यहाँ पे क्या है कि I know what I'm saying is not true। So it says the suggestion as a fact by one who does not believe it to be true। I know it is not true। So basically clause A जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है false statement, ठीक है। उसके बाद आपका क्लॉज 2 एक्टिव कंसीलमेंट, सुप्रेसो वेरी। एक्टिव कंसीलमेंट, प्लीज रिमेंबर एक्टिव कंसीलमेंट के केस में आपने ये नहीं लिखना कि छोटा मोटा अगर आपने कंसील किया है उस केस में आपको इट इज नॉट फ्रॉड, बट एक्टिव कंसीलमेंट शुड बी ऑफ अ फैक्ट विच इज मटीरियल फैक्ट, ठीक है। ऑल राइट, एंड जो एक्टिव कंसीलमेंट है this has to be read with the explanation, that's another thing। Latent concealment is not fact, but active concealment is fact। Active concealment should be of the material facts, ठीक है। Suppression of material facts, clause आपका explanation बोलता है mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। So active and passive concealment, active concealment क्या होता है, चुप रहना, छुपा देना किसी चीज को, राइट। बट अगर आप वो पेटेंट है, पेटेंट मतलब मेयर साइलेंस, नॉट पेटेंट सॉरी, पैसिव, अगर इफ इट इज मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट मेयर साइलेंस में भी फ्रॉड, आगे वो दिया ना, अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्डिंग, वहां पे आप ड्यूटी ऑफ द पर्सन को अंडरलाइन कर दो और फिर साथ में अंडरलाइन कर दो हर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, but mere silence may be fraud in two scenarios, where there is a duty to speak or where his silence is in itself equivalent to speech। In these two scenarios, his silence will also be fraud, ठीक है। Clause 3, 4, 5 आप सिर्फ उसको एक बारी पढ़ सकते हो बेटा, you can just read it। Promise made without any, so these are all kinds of kinds of fraud, okay। 1 2 3 4 5 they are all kinds of fraud। and इसका जो आपका clause 4 है, that is a residuary, मतलब ये जो आपको लिस्ट दी है कि एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, it is not an exhaustive list, all right, because of clause 4 it says any other act fitted to deceive। So if court finds that there is any other act apart from clause 1 2 3 4 5, that can also be। and also this is subject to section 19 exception 1। can you just come to section 19? उसका भी इंटरलिंकिंग यहाँ पे क्या है, वो कहता है exception, I'm reading exception to section 19। If such consent was caused by misrepresentation or by silence, underline silence, fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the parties whose consent was so caused that he, अब इसको underline करो, was so caused that the means of discovering the truth with the ordinary diligence। So even if I remained quiet, even if I remained silent, ठीक है ना, वो फ्रॉड, वो जो अग्रीमेंट है वो वॉइडेबल नहीं होगा, इवन इन केसेस वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक
and also where there is silence is equivalent to speech. In case the person, who has been defrauded, he had the means to discover the truth with ordinary diligence. If he had means to discover the truth with ordinary diligence. Is everybody clear? जनरल रूल क्या है? इट इज voidable, बट वो आगे, सो ये जो आपका एक्सप्लेनेशन है, दिस इज सब्जेक्ट टू exception 1 of section 19. All right, and then you can just read the illustrations and misrepresentation. बेटा आपको ये भी याद रखना है, जो fraud है, it is also an offense, but yes, आपने as per English law, जो misrepresentation और fraud जो है, they are regarded as what? एक आपका है innocent और एक है जिसमें आपका there is an intention to deceive the other. ठीक है, एक है innocent और दूसरा है fraudulent. Misrepresentation which is innocent, उसको वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जो हम इंडिया में सेक्शन 18 के अंदर पढ़ेंगे, और जो फ्रॉडुलेंट है वो हम सेक्शन 17 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो ये जो 18 है, इट इज नॉट एन ऑफेंस. 17 इज ऑल्सो एन ऑफेंस. 17 इज ऑल्सो एन ऑफेंस. ऑलराइट, 18 में आपने याद रखना है बेटा कि यहाँ पे 18 में क्या हो रहा है. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कहती हूँ दिस इज एन एप्पल पेन, बट आई नो इट इज नॉट एन एप्पल पेन, एंड आई टेल यू टू बाय दिस एप्पल पेन. I deceit, I practice deception so that you believe that it is an original Apple pen, whereas I know that it is not an original Apple pen. That is fraud. But where I believe that this is an Apple pen, and believing that it is an Apple pen, I tell Malavi that please purchase this pen. This is an original Apple pen. But जिससे मैंने खरीदा है मैन्युफैक्चरर ने, उसने मुझे ये डुप्लीकेट एप्पल पेन दिया, जिसके बारे में मुझे नहीं पता है. I don't know the fact. In that case, if you purchase this Apple pen and later find that this is not a original Apple pen, in that case, the contract is voidable. But it is not an offense because here it is innocent. यहाँ पे मैंने एक fact represent किया, मैंने एक fact दिया, बट वो फैक्ट जो है, ऐसा फैक्ट मैंने प्रेजेंट किया जिसको मैं खुद भी बिलीव कर रही थी कि वो ट्रू है, बट इट वाज एक्चुअली नॉट ट्रू. But it was actually not true. Unlike fraud, जहाँ पे I stated a fact which I knew it to be false, and in spite of knowing it to be false, I asked the other party to believe it to be true. Did you understand the difference? ठीक है, तो आप जब clause 1 पढ़ेंगे, the positive assertion, that means the positive, मतलब आपने एक declaration दिया, वो कैसा declaration था? Unwarranted declaration था. ठीक है, by the person making it, of which is not true, though he believes it to be true. It is not true, it is not an original, but I believe it to be true, and that's why I gave that. So that is misrepresentation. Clause 2 में आपने याद रखना, it is constructive breach. ठीक है, there's breach of duty. Then you come to section 19. 19 में सिर्फ आपको voidable दिया है, the whole of the contract is voidable. You should read this very carefully, and section 19 को आपको interlink करना है with your concept of restitution. What is the concept of restitution? So basically, if two parties are entering into a contract, let's say by coercion or let's say by undue influence, the party who gave the consent by coercion or undue influence has a right to rescind it. तो वो right का दिया आपको section 19 के अंदर दिया है. Is everybody clear? He has a right to rescind it, वो section 19 में दिया. अब अगर उसने rescind करा तो लिया, but अगर उन्होंने कुछ आपस में exchange किया था, let's say he gave his house and he has given the money, तो उस केस में अगर आपने rescind कर दिया, मतलब you put the parties back into the same position, original position पे आपने parties को डाल दिया. But what about what they had exchanged earlier? उसके में restoration भी तो चाहिए ना. तो वो restitution का जो part है, आपको इसको SRA के साथ and interlinking जो है इसकी आपकी restitution का कहाँ भी दिया है, 66, 64. वो आपको you have to understand that if you just have a look at section 64, 65 and along with it the SRA, it's very important. ये 64 आपका बात करता है voidable, 65 void की बात करता है, and this is also to be read with section. So this interlinking, is everybody clear with the restitution interlinking बेटा? So restitutions आपको यहाँ मिलेंगे. Rescinder will only get the relief of rescission, but the other party will get back the the benefits under section 64 and 65. ठीक है, but section 30 में इसका counterpart है, section 30 SRA में. ठीक है, if you have any questions, please ask. Is everybody clear? Okay.
Then coming to the also section 19 का जो explanation है, that is also an exception to the para 1 of section 19, because it talks about even if there is fraud, even if there is misrepresentation, but if it does not cause that effect of fraud or misrepresentation on the consent, in that case, it does not render a contract voidable. So it is an exception to section 19. सेक्शन 19 पैरा 1 का एक्सेप्शन आपको एक्सप्लेनेशन में दिया है, आपके सेक्शन 19 के नीचे जो आपकी एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। Dans locum contracti, that is the maxim bringing about the contract. You should have the intention to bring about the contract. The maxim is dans locum contracti. All right. Okay. Bringing about the contract. All right. Then coming to 19A. 19A was added in the year 1899. एक तो वो mark कर लो 1899. Undue influence को mark कर दो. और इसका para 2 जो है, this is talking about partial voidability. बस आपने याद रखना, agreements are voidable in case of coercion, in case of misrepresentation and fraud. Completely voidable है. But in case of undue influence, there can be partial voidability as well. That is the reason of having section 19A being added in the year 1899, because of the para 2. Para 1 remains the same. Para 2 has been added because agreement which are entered by undue influence, they can be partially voided also. ठीक है, partial voidability भी हो सकती है. This is para 2. इसमें आप प्लीज इसका जो illustrations है ABC, all of you must read. 20, 21, 22, इसमें आपने सिर्फ याद रखना है जो आपका 20 है, this is talking about mistake of fact, first point. Second, it is talking about bilateral. अगर दोनों parties are not under mistake of fact, in that case the contract or the agreement is not void, it is valid. Even if I was under a mistaken fact, all right. But if I was under a mistaken fact, but Malavi was not under a mistaken fact, in that case, the agreement would be valid and void and enforceable. ठीक है? Bilateral mistake होना चाहिए. इस पे आप illustration भी और explanation मैंने आपको बताया था that if there is an erroneous opinion with respect to the value of the thing, that is not a mistake. That is not a mistake. Okay, अब ये जो mistake है, ये एक mistake fact की भी हो सकती है, और ये एक जो mistake है, ये एक mistake law की भी हो सकती है. ये fact की हो सकती है, law की हो सकती है. अब law में भी इसको दो parts में हम divide कर देते हैं. Indian law की mistake हो सकता है, या फिर आपका एक foreign law का mistake हो सकता है. इंडियन लॉ का मिस्टेक हो सकता है, फॉरेन लॉ का मिस्टेक हो सकता है. इंडियन लॉ का मिस्टेक है तो फिर वॉइड. फैक्ट में आपका हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने बाइलेटरल, तो फिर वॉइड. यूनिलेटरल है तो फिर वैलिड है. यूनिलेटरल देन इट इज वैलिड. ये आपके सारे सेक्शन 20 to 22 का कॉन्सेप्ट है ICA. ठीक है. फॉरेन लॉ विल बी ट्रीटेड एज अ फैक्ट. दैट मीन्स अगर फॉरेन लॉ पे मिस्टेक है, तो अगर वो बाइलेटरल है देन इट इज वॉइड, और अगर वो यूनिलेटरल है देन इट इज वैलिड. ठीक है. और अगर इंडियन लॉ पे बिकॉज इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेंट, देन इट इज वॉइड. इज एवरीबडी क्लियर? Is everybody clear? And another thing that you have to remember is that you will underline in your section 22 contract caused by mistake of one party. ये unilateral है, तो वहां पे आपने ऑप्शन क्या मार्क करना है. जैसे मैंने यहाँ पे void लिखा है. यूनिलेटरल के केस में आप देख रहे हैं मैंने स्क्रीन पे void लिखा है, बट दिस इज मतलब ये मैंने वैलिड लिखा है, सॉरी वैलिड लिखा है. बट व्हाट वुड बी द बेटर ऑप्शन इन योर एग्जाम दैट यू हैव टू मार्क? It is the contract is not voidable. That is the expression that you have to look for. If it is a unilateral mistake, contract is not voidable का मतलब क्या हुआ? Valid ही हुआ ना? Valid ही हुआ ना? Are you understanding? तो वहां पे आपने contract is not voidable in case of unilateral mistake of fact. In case of unilateral mistake of fact. ठीक है? 23 again we have completed. 24 we have done. 25 also. Now we come to section 26 to 30, which are dealing with agreements which are expressly declared to be void by the Indian Contract Act. ये ऐसे agreements हैं जहाँ पे
ना ही आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ना ही कोवर्जन है, ना ही आपका मिस्टेक है, ना ही आपका फ्रॉड है, ना ही मिसरिप्रेजेंटेशन है, बट फिर भी ये अग्रीमेंट जो है क्या है, ये फिर भी ये अग्रीमेंट क्या है, ये वॉइड है। क्यों वॉइड है? बिकॉज ये एक्सप्रेसली मेंशन्ड है 26 to 30 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि दिस दे विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। सो इफ यू सी सेक्शन 26, आपने क्विकली जस्ट मार्क द कीवर्ड्स अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ये रिस्ट्रेंट जो है, it should be partial or should be complete restraint. We have two kinds of restraint ना, एक तो partial होगा और एक absolute होगा। तो absolute और partial, yes, if the mother asks the daughter that you can get married to anyone, but you know, you can get married to anyone but not to this ex person, Both. बोथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इट इज बोथ, याद रखना, यहाँ पे इट इज बोथ, ठीक है। एंड अगेन एक तो रिस्ट्रेंट यहाँ पे जो है, इट इज यू नो पार्शियल एंड एब्सोल्यूट बोथ। एंड देन अनदर थिंग दैट यू हैव टू मार्क इज अदर देन अ माइनर। माइनर कैन बी रिस्ट्रेंट फ्रॉम गेटिंग मैरिड। So agreement in restraint of marriage of a major person is void, but agreement in restraint of marriage of a minor person is not void, is not void, it is valid, ठीक है। Okay, then coming to agreement in restraint of trade। agreement in restraint of trade, again ये भी दोनों absolute and partial दोनों है, बट इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बट इनमें से एक एक्सेप्शन जो आपको 27 में दिया है। ओके, सो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ट्रेड आप किसी को रोक भी नहीं सकते हो किसी तरीके का प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड प्रोफेस करने से, ठीक है ना। सो एवरी अग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, इट शुड बी लॉफुल, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। एंड वहां पे प्लीज अंडरलाइन करो, टू दैट एक्सटेंट ओनली, पूरा का पूरा अग्रीमेंट वॉइड नहीं है, बट ओनली टू दैट एक्सटेंट। इसका एक्सेप्शन क्या है? सेविंग ऑफ अग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल, जहां पे आपने गुडविल सेल की है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इफ आई परचेज अ बिजनेस फ्रॉम एक्स पर्सन, ठीक है, लेट्स से फॉर 10 lakhs, and I pay additional 2 lakhs to purchase his goodwill because I'm going to be using his name. All right. Now, when I've purchased the business with the goodwill, in that case, I can enter into an agreement with him and I can restrain him from practicing the same kind of business in the reasonable limits. वहां पे मैंने वर्ड यूज किया है reasonable limit, similar business, अगर वो reasonable limits तक मैं उसको restraint कर सकती हूँ, not unreasonable. I cannot tell him that he can never do that business all throughout his life. That is an unreasonable restraint. That agreement again will come into the first clause only and it will be void. So under exception 1, you have to please mark the keyword similar business within specified local limits, specified local limits, so long as the जब तक मैं वो वाला बिजनेस रन कर रही हूँ तब तक वो रिस्ट्रेंड है, बट अगर मैंने बंद कर दिया तो फिर ही कैन अगेन कंटिन्यू डूइंग हिज बिजनेस, ठीक है। एंड देन यू कैन अंडरलाइन रीजनेबल, लास्ट लाइन में लिखा है रीजनेबल हैव द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये जो रीजनेबलनेस, दैट मीन्स इट्स द यू नो दैट द रिस्ट्रेंट शुड बी रीजनेबल। एंड जो आपको दिया सो लॉन्ग एज द बायर, दैट्स द टाइम पीरियड। एंड इसके अलावा जो आपको बियॉन्ड द बेयर एक्ट, देयर आर सम अग्रीमेंट्स लाइक सोलेस अग्रीमेंट, you know, so these are agreements which are again falling under the exceptions, because जो exceptions हैं section 27 के, it's not only subject to exception 1, but there are certain judicial pronouncements. Through judicial pronouncements also we have categorized that the agreement पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि पार्टी रिस्ट्रेंट कर रही है दूसरे को, बट वो एक्चुअली पार्टी रिस्ट्रेंट नहीं कर रही है, वो चैनलाइज कर रही है दूसरी पार्टी की ट्रेड को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इफ द इंटेंशन इज टू channelize the business and not to restrain him, in that case it will fall under exception and the agreement will not be restrained, will not be void under section 27. Are you understanding? So एक तो उसका एक आपका है सोलस अग्रीमेंट, और कौन से है इसमें एक्सेप्शंस में बेटा? Anybody who remembers? Yes, exceptions, yes. Partnership agreement and हाँ, employment bonds. पार्टनरशिप तो यस, पार्टनरशिप में जहाँ पे आपका रिटायरिंग पार्टनर है जो आपका, राइट, तो उनको भी हम रिस्ट्रेंट कर सकते हैं फ्रॉम कैरिंग आउट द सेम बिजनेस। वेरी गुड। Employment bonds. एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स, वेरी गुड। एंड Trade combination.
ट्रेड कॉम्बिनेशन, यस दैट वाज द वन आई वाज, यस ट्रेड कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ये आपके सारे एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करेंगे, वेरी गुड, ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दोज एक्सेप्शंस वंस, ठीक है, बिकॉज एचपी इज वेरी फॉन्ड ऑफ गिविंग एक्सेप्शंस. All right, it'll ask you questions from exceptions. Agreement and restraint of legal proceedings. Agreement and restraint of legal proceedings void. Every agreement, अच्छा यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ absolute restraint की बात कर रहे हैं, वहां पे absolute. Partial restraint अगर आप लगाते हैं वो valid है. Partial restraint मतलब अगर ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कहता है अगर ब्रीच होगा ना तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के पास अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, तो वो पार्शियल रिस्ट्रेंट है ना. अब कोर्ट, आपका राइट है कोर्ट में जाना, isn't it? Whenever a legal right is violated, you have a right to go to the court. But if you're restraining the party, but you're restraining partially because you're giving an alternative remedy, alternative relief, alternative method of, redressing your dispute, in that case, that agreement is valid. तो आपने यहाँ पे एक तो इस चीज को याद रखना है, partial, और secondly, which limits the time within which. So, will limits the time मतलब इसमें उसी इतना डिटेल में अगेन हम टेलिंग यू जाने की अभी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ इस पार्ट में, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, ओके, जस्ट द मार्जिनल हेडिंग, बिकॉज सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं प्री में, ओके, इन योर एचपी, सो डू नॉट वेस्ट मच टाइम हियर. Again, second example which I'm giving you, which are declared as void under 28. एक तो मैंने आपको दिया कि in restraint of legal proceeding, absolute restraint. Second आपका example आएगा जैसे A and B, they enter into a contract and then they limit the time. Limit the time मतलब they say that in case there is a breach of contract, we have to go to the court and file the suit within 1 month. जबकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया 3 साल. इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू कैन फाइल द सूट विद इन 3 years, बट आपने उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन को लिमिट कर दिया है. तो ऐसे अग्रीमेंट्स भी जो होंगे वो वॉइड होंगे अंडर सेक्शन 28. और अगर आपने एक्सटेंड कर दिया है तो वो आपके अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो जाएंगे, तो वो वैसे ही वॉइड हो जाएंगे 28 के अंदर, ठीक है. तो ये आपका क्लॉज बी बिकॉज देवर अमेंडमेंट्स मेड, सो आप इसको, आपको एक जिस्ट दे दिया 28 का. और जो एक्सेप्शन 1 एंड एक्सेप्शन 2 है वो बात कर रहे हैं आपके योर आर्बिट्रेशन फ्यूचर डिस्प्यूट की. पास्ट डिस्प्यूट में आपका एक्सेप्शन 2 है, और एक्सेप्शन 3 जो है दैट इज बीन एडेड बाय द 2012 अमेंडमेंट विद इन्फोर्समेंट जो है उसकी 2013 से है. ये 3 एक्सेप्शंस को आप एक बारी सिर्फ देख लीजिएगा, ठीक है. मैम देन अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टिनिटी. अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टिनिटी हमने कहाँ किया था? लेटेंट एम्बिग्विटी, पेटेंट एम्बिग्विटी, आईए में किया था ना, यू रिमेम्बर, उसका काउंटर. सो agreements void for, जहां पे मैंने किया बताया था आपको कि if there is a patent ambiguity on the face of it, it is ambiguous, समझ में नहीं आ रहा कि कैसा है, तो वो void है. void कहाँ है? 29 के अंदर. और एविडेंस नहीं दे सकते हो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेक्शन 93 के अंदर, सेक्शन 93 ऑफ द आईए, यू कैन नॉट गिव एविडेंस ऑन द अग्रीमेंट्स विच आर पेटेंट एम्बिगुअस. पेटेंट एम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ? देखो, agreements the meaning of which is not certain or capable of being certain. आप उसको, you cannot give any evidence, they cannot be capable, they are agreements which are incapable of being certain, they are declared as void. इसकी illustrations please A B C D E F पढ़ लेना बेटा, और इसका illustration इसका जो इंडियन एविडेंस एक्ट में है, that is section 93 of your Indian Evidence Act. So if the agreements which are ambiguous or which are not certain but they are capable of being certain, they are capable of being certain, then they are not void. वहां पे आपका क्या होगा? latent ambiguity है, और वो जो agreements है उस पे आप एविडेंस देके latent ambiguity को रिमूव कर सकते हैं बाय सेक्शन 95 एंड 95 एंड आई थिंक 97 ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट. 93 में आपका आ जाएगा patent ambiguity. Is everybody clear? And then comes your section 30 which talks about agreement by way of wager. Wagering क्या होता है बेटा? See, act of gambling is not wagering. Wagering is basically जहाँ पे there is uncertainty. Uncertainty. Wagering is ऐसे, wagering agreements वो agreements होते हैं जहाँ पे जो parties हैं उनका interest contract पे नहीं होता है, betting पे होता है, बेट पे होता है, ठीक है ना, ऐसे अग्रीमेंट्स को. एंड वहां पे क्या होता है? अनसर्टेनिटी. अगर एक भी पार्टी को पता है, if you know the result, then in that case it is not wagering. So basically there is a mutual chance of gain or loss, and the subject matter is a uncertain event. Subject matter is an uncertain event, and the parties are more interested not in the event, but they are interested in the stake. They are not interested in the subject matter.
अब जैसे हम सब्जेक्ट मैटर में कैसे कि आई वांट टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद बी एंड आई वांट टू सेल हिम सम प्रोडक्ट्स बट ओनली इफ द शिप अराइव्स। तो मेरा यहाँ पे इंटेंशन क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस में है कि उसको मुझे प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं व्हेन द शिप वुड अराइव, ठीक है ना। बट व्हेन द शिप, वो भी अनसर्टेनिटी है, बट इट इज कंडीशनल, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द माई डिलीवरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टू हिम इज डिपेंडेंट अपॉन द अराइवल ऑफ द शिप, ठीक है। बट जहां पे मैं कहती हूँ कि आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, तो मेरा इंटरेस्ट क्या बारिश में है? क्या मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर में है? नहीं, मेरा इंटरेस्ट किस में है? बेटिंग में। अगर आज बारिश हुई यू विन, बारिश नहीं हुई तो आई विन। आर यू Change in अंडरस्टैंडिंग? the तो digits ऐसे and the amount of rainfall. And yes, so there is no interest in the event, only interest is in the stake. So these are the essentials of wagering agreements, that there is a mutual chance of gain or loss. The party is more interested in the stake, not in the event. The subject matter जो है of such agreements, they are uncertain events. They are uncertain events. India जीतेगा, Australia जीतेगा, right? Uncertain event. ठीक है, all right, and there is no control on the event. There is no control on the event. And इसका जो exception है, you must read in 294A IPC also. You must read once at least. Once read. Lottery tickets की वो बात कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट रन लॉटरी जो है हमको कहते हैं कि यस यू नो दे आर सी इफ यू सी 294A, वो कहता है वो इट इज अ सेविंग क्लॉज शैल बी डीम्ड टू लीगलाइज एनी ट्रांजैक्शन कनेक्टेड विद हॉर्स रेसिंग। तो यहाँ से आपको मे बी एक क्वेश्चन आ जाए, बट यस जो भी लॉटरी टिकट्स हैं दे आर ऑल्सो वेजरिंग, lottery tickets are also wagering, but there is an exception. So as I'm telling you, HP is more fond of exceptions. Must go and read these exceptions, exception and 294A. All right, must read the exception and 294A. ठीक है, so this is your पूरा जो आपका section 10 तक का जो आपका concept है वो हमने यहाँ पे अभी complete कर लिया। Yes, Malavi, you have a question? ma'am, game of skill will be an exception, right? In this What games would? which require skill. Yes, absolutely. Games which require skill. And ठीक है? ma'am, and when we do compromise of dispute claims, so will it 23. come under 23 or will it come under consideration also? When Because you're it is a compromising, consideration. Yes, it is a good consideration for contract, right? a compromise will be under Order 23 CPC. And the court would pass the decree based on that compromise. So this will come under contract only, right? Because it is a good No, there is a consideration. breach of contract. You have initiated the proceedings, and after you have No, initiated the like proceeding. you taught us regarding this compromise agreements in restraint of proceedings void. And so in that, like one-time settlements and compromise of dispute claims, all वो that तो comes एक under. चैनल, नहीं बेटा, हम बात कर रहे हैं कि मालवी अगर मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें हम मेंशन करते हैं एक्सप्रेसली कि अगर कोई डिस्प्यूट, फ्यूचर डिस्प्यूट अराइज होगा, तो हम कहाँ नहीं जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। ऐसा अग्रीमेंट जो हम दोनों ने एंटर किया है, क्या वो इन्फोर्सेबल है या वॉइड है, वो आपको सेक्शन 28 बोल रहा है। तो अगर आप कहते हो कि नहीं, मुझे आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में नहीं जाना है, आई वांट टू गो टू द सिविल कोर्ट, सो कैन आई गेट दैट अग्रीमेंट enforced in the court जो हम दोनों ने एंटर किया था? Yes, it is enforceable. Can you take this plea that ma'am is barring me from a right to go to the court? No, such agreements are not declared as void by the ICA because यहाँ पे partial restraint है, absolute restraint नहीं है। ऐसे agreements जो है, तो we are talking about agreements which are restraining a person to enter into any kind of legal proceedings. So there was this question in HP previous year that compromise of dispute claims result in void agreement is not a good consideration. So the answer was it is a good consideration for contract. Yes, Compromise it of is a good dispute claim. consideration because of Order 23 also, ना बेटा? Order Okay. 23, हाँ, आप एक बारी मुझे वो क्वेश्चन भी भेजना, बट कॉम्प्रोमाइज डिक्रीज जो है आपको Order 23 CPC में ही फॉल करते हैं बेटा। So it will fall under 2D also or it will अच्छा, fall under मेरी 2H? ख्याल से जैसे आप क्वेश्चन बता रहे हो, वो क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है बेटा। मे बी 62, 63, 63 से हो सकता है वो क्वेश्चन। Promise may dispense with or remit performance of promise. Maybe. Okay, you can read 62 and 63, novation, recession, and termination. All right. Okay, please quickly, contingent contracts.
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बेटा जो आपके पूरे ये सेक्शंस हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, सेक्शन 31 to 36, आई जस्ट क्विकली टेल यू बिकॉज यहाँ पे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आपको अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेयर इज इट डिफाइंड, सेक्शन 31. सो जस्ट द मार्जिनल हेडिंग एट द सेक्शन 31. Section 32 to 35 are rules for contingent contract. I'm repeating again and put it on the screen for you. Section 31 to 36 जो है, they are dealing with contingent contracts, and section 31 is defining. Section 31 is defining. Section 32 to 35, these are rules of contingent contract. These are rules of contingent contract. And जो ये आप अभी प्री के लिए स्किप कर सकते हो, ठीक है. एंड सेक्शन 36 जो है ये बात करता है कंटिंजेंट अग्रीमेंट. तो आपने याद रखना है कंटिंजेंट अग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है. 36 जो है वो कंटिंजेंट अग्रीमेंट की बात कर रहा है, मतलब जो कंडीशन है वो कैसी है, वो ऐसी कंडीशन है जो कि वॉइड पर से है, ठीक है ना. आई एम गोइंग टू सेल यू प्रोडक्ट in case Mr. A reaches the sun. Can Mr. A reach the sun ever? Never. So that condition is what? तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, वो कंटिंजेंट अग्रीमेंट ही है. तो 36 की इलस्ट्रेशंस. एंड सेक्शन 31